हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम डेज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की। भारतीय दंड संहिता से यूपीएसआई, लॉ और अन्य एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो एक बार हम उसको पूरा समझेंगे और साथ में जो भी ऑब्जेक्टिव इससे बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कानून की, तो कानून क्या है? तो कानून एक सेट ऑफ रूल्स है। कानून एक सेट ऑफ रूल्स है जो समाज को बांधे रखता है, समाज के कृत्यों पे, बिहेवियरों पे, इन पे भी लिमिट्स लगाता है। अब बात करें विधि। विधि की ज़रूरत क्यों हुई? कोई भी विधि की ज़रूरत क्यों हुई? तो विधि की ज़रूरत क्योंकि पता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समान संरक्षण है। हर नागरिक को विधि के समान संरक्षण है। अगर बात करें हम भारत में दंड संहिता का इतिहास, तो भारत में दंड के प्रावधान राजा महाराजाओं के समय से ही हैं। राजा सर्वे सर्वा होता था और जो भी अपराध, उस टाइम पे अपराधों को पाप कहा जाता था राजा महाराजाओं के समय पे, तो जो भी अपराध होते थे तो उनके लिए वो दंड देता था। दंड भी अलग अलग प्रकार के होते थे। आँख के बदले आँख काट ली, आँख के बदले आँख निकाल ली जाती थी, और भी अन्य प्रकार के दंड होते थे। अब बात होती है दोषी और निर्दोष की। तो पुराने समय में, प्राचीन काल में निर्दोष साबित करने के लिए अग्नि परीक्षाएँ जैसी प्रथाएं थीं, ये समाज में कुरीतियाँ थीं। तो उसके साथ साथ क्या हुआ, फिर आते हैं बात करें हम आगे ब्रिटिश भारत की। तो इन सब कुरीतियों को दूर करते हुए भारतीय दंड संहिता के लिए जो भी प्रयास थे, किस तरह से भारतीय दंड संहिता तक पहुँचे, उसमें बात करें तो ब्रिटिश भारत के समय में 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें एक विधि अधिकारी की नियुक्ति हो जाती है। तो जो विधि अधिकारी थे वो 1833 के चार्टर एक्ट में लॉर्ड मैकाले थे। और जो 1833 के समय पे हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कहा, एक विधि आयोग के गठन की बात की। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक विधि आयोग के गठन की बात की। तो इसमें क्या होता है, 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक 1834 में क्या करते हैं, प्रथम विधि आयोग का गठन करते हैं। 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन करते हैं। तो जो प्रथम विधि आयोग था इसमें 4 लोग थे। 4 में से 3 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। तो ये जो अध्यक्ष थे ये थे हमारे लॉर्ड मैकाले। 3 सदस्य और एक अध्यक्ष, टोटल 4। तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन हुआ था। तो इन्होंने अपना जो, इसीलिए लॉर्ड मैकाले को, ये प्रश्न कई बार आपके यूपीएससी एग्ज़ाम में आया है और भी कई अन्य एग्ज़ाम में आया है। जो लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले को ही भारत में कानून का जनक माना जाता है। अगर हम बात करें इस आयोग की, तो 1834 में यह आयोग बना था और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1834 के 3 साल बाद। 1834 के 3 साल बाद 1837 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट्स दी, लेकिन उस समय इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद समय आता है 1860 का। तो 1860 के समय में भारत के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इन्होंने क्या किया, 6 अक्टूबर 1860 को इस आयोग की जो भी रिपोर्ट थी, सिफारिशें थी, उनको मंजूरी दे दी। 6 अक्टूबर 1860 को इस आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाती है और 1 जनवरी 1862 से भारत में आईपीसी लागू हो जाती है। 1 जनवरी 1862 से भारत में आईपीसी लागू हो जाती है। तो आईपीसी की बात करें हम, तो आईपीसी में 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। 23 चैप्टर्स एंड 511 धाराएं हैं। अगर हम बात करें आईपीसी की, तो आईपीसी क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में ये आई थी, तो ब्रिटिश उस समय पे बहुत सारे देश थे जो ब्रिटिश उपनिवेश थे। तो भारत के साथ साथ और भी कई देश हैं जहाँ पे आईपीसी लगती है। अब बात करें याद करने की, तो अगर भारत के आप पूर्व में बात करोगे तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। हालांकि बांग्लादेश बाद में बना, भारत का ही हिस्सा था। तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश, यहाँ भी आईपीसी लागू होती है। अगर पश्चिम में बात करें तो पाकिस्तान, और बांग्लादेश से सटा हुआ ये एक म्यांमार, बर्मा या म्यांमार बोलते हैं, और दक्षिण में श्रीलंका। तो इनको याद करना बहुत ही आसान है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण में श्रीलंका और बांग्लादेश से लगा हुआ बर्मा। साथ में अगर बात करें सिंगापुर,
सिंगापुर, मलेशिया और ब्रुनेई। सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई ये भी ब्रिटिश उपनिवेश थे, तो इन सभी देशों में आईपीसी लागू है। अब हम बात करें आईपीसी की, तो आईपीसी में जैसा कि आपको पता है 23 चैप्टर्स हैं और 511 धाराएं। हम अध्याय 1 की बात करते हैं, तो अध्याय 1 इंट्रोडक्शन, ये आईपीसी का इंट्रोडक्शन है। इसमें धारा 1 से लेकर 5 तक। अध्याय 1 इंट्रोडक्शन, धारा 1 से लेकर 5 तक। बात करें धारा 1 की, तो धारा 1 संहिता का नाम एवं प्रवर्तन का विस्तार। धारा 1 में बताया गया है कि संहिता का क्या नाम होगा और इसके कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होगी आईपीसी। तो बात करें संहिता का नाम, तो आपको पता है भारतीय दंड संहिता 1860। और इसके प्रवर्तन के विस्तार की बात की जाए तो ये अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो ये संपूर्ण भारत पे लागू है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये संपूर्ण भारत पे लागू है, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से पहले, 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के बाकी सभी पूरे भारत में लागू था। लेकिन क्योंकि अभी ये जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 संविधान का वो हटा दिया गया है, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। अगर बात की जाए धारा 2 की, तो धारा 2 में बताया गया है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, तो जो भी अपराध भारत के भीतर किए जाएंगे उन सब का दंड, अगर कहीं प्रावधान है दंड का, तो वो भारतीय दंड संहिता में है। अगर कोई भी अपराध है, अगर इस अपराध के अलावा, अगर इसके अलावा इसका कहीं विधि में नहीं है, तो दंड नहीं दिया जाएगा। सिर्फ जो अपराध किए हैं वो भारतीय दंड संहिता के अध्याय 2 के हिसाब से दिए जाएंगे। माफ़ कीजिएगा, हाँ, चैप्टर 1 धारा 2 के हिसाब से दिए जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद जैसे डिप्लोमेट्स, दूतावास। तो जो दूतावास होते हैं, जैसे किसी भी देश का दूतावास, मान लो दिल्ली में, यूएसए मान लो, ब्रिटेन मान लो, किसी का भी दूतावास है, तो जो दूतावास होता है वो उसी देश की जगह मान ली जाती है। तो दूतावासों को छोड़ के भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड अगर कहीं है तो वो भारतीय दंड संहिता में ही है, अन्यथा नहीं है। अगर बात की जाए धारा 3 की, भारत से बाहर किए गए अपराधों का दंड, धारा 3 में बताया गया है भारत से बाहर किए गए अपराधों का दंड। लेकिन अगर मान लो कोई दंड भारत से बाहर किया गया है, अगर ये माना जाता है कि भारत में अगर वो दंड किया होता, जो दंड भारत में किया गया होता और इस संहिता के विचाराधीन अगर उसमें दंड का प्रावधान है, तो वो दंड भारत के आईपीसी के हिसाब से यहाँ भी चलेगा। तो ये धारा 3 बताती है भारत से बाहर किए गए किंतु भारत के विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। अब बात करते हैं धारा 4 की। धारा 4 की बात की जाए तो राज्य क्षेत्रातीत अपराधों का संहिता पर विस्तार। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों का संहिता का विस्तार। अब मान लो कोई भी पोत है या विमान है जो भारत में रजिस्टर्ड है, कोई भी पोत या विमान भारत में रजिस्टर्ड है और वो मान लो बे ऑफ बंगाल में जा रहा है, तो अब हम बोलेंगे बे ऑफ बंगाल तो भारत में नहीं आता और आपने वो रजिस्टर्ड पोत पे या विमान पे आपने कोई अपराध कर दिया, तो वो चूँकि वो भारत में रजिस्टर्ड है, अगर आपने इस पोत पे या विमान पे कोई अपराध किया है तो आप पे आईपीसी की धारा 4 के अंतर्गत आपने वो अपराध किया है। ऐसा माना जाएगा कि आपने आईपीसी की धारा 4 के हिसाब से अपराध किया है और आप पे आईपीसी के हिसाब से केस चलेगा, आपने जो भी किया होगा। अगर बात की जाए धारा 5 की, तो धारा 5 कुछ विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव न होना। कुछ विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव न होना, इसका मतलब ये है कि आईपीसी ये भी आपका एक अपवाद है। जैसे आर्मी एक्ट एंड रूल्स हैं या अलग अलग रूल्स हैं, इसका कुछ विधियों पर अधिनियम पर प्रभाव नहीं होगा। मान लो आपने कोई सेना में रहते हुए कोई अपराध किया है, तो आपके ऊपर सेना के रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे, न कि ये आईपीसी के। तो उम्मीद करते हैं ये पढ़ा हमने जो भी है एक बार, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में आईपीसी से रिलेटेड चीज़ों को लेके। थैंक यू।